नमस्कार, मैं हूं आरजे कविश आपके साथ और कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर, जहां पर हम हर बार नए नए विषयों पर बातचीत करते हैं। कुछ ऐसे विषय जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। और आज हमारे एक नए कार्यक्रम के नए एपिसोड में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर कैलाश राड सर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर फिजिशियन एंड अस्थमा रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर बीडी के हॉस्पिटल झुंझुनू। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर, हम जो है वो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। समय जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत सालों से चली आ रही हैं और आज भी लोगों के जो है वो हमें देखने को मिल जाती हैं अलग अलग लोगों में। अस्थमा उनमें से एक ऐसी बीमारी है। सबसे पहला जो सवाल है मेरा इस बीमारी को लेकर वो ये है कि सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि अस्थमा जो है उस पर आपने बहुत लंबे समय से काम किया है और बहुत लंबे समय से आप इसकी जागरूकता के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले अस्थमा के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग करना कब शुरू किया और क्या इंस्पिरेशन था आपके लिए? सर, जब मैं मेरी पीजी करने के दौरान जब मैं चिड़ावा में मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे मैं ग्रामीण लोगों के जब संपर्क में आया तो पता चला कि गांव की जो महिलाएं थी जो चूल्हे पे रोटियां बनाया करती थी और गांव के जो खेती करने वाले जो लोग थे जो धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पीते थे तो उनमें श्वास की तकलीफ होती थी। तो कुछ लोग हैं वो उससे इतने ज़्यादा परेशान होते थे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती थी। उनके परिवार के सदस्य भी बहुत परेशान होते थे क्योंकि सांस में तकलीफ होने पर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, उसे बहुत बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तब मेरे को पता चला कि भाई ये तो एक बहुत आम जन की समस्या है, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने कुछ करने की सोची। तभी मैंने अस्थमा भवन के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हैं सर, जो अपने राजस्थान के नहीं देश के जाने माने अस्थमा रोग विशेषज्ञ हैं। मैंने सर से अस्थमा और दमा की बारीकियों को सीखा और उनके दिए हुए आशीर्वाद के अनुसार उनके सिखाए गुर और जो उपचार के तरीके हैं उनसे मैंने लोगों को अस्थमा और दमा से मुक्ति दिलाने में मैंने काम किया। ऑलराइट। और सर, हमारे समाज में ना मतलब बड़े कॉमन से कुछ शब्द होते हैं जिनको लेकर जो है वो लोगों को बहुत सारे डिफरेंस नहीं पता होते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे अस्थमा, दमा और निमोनिया, ये 3 शब्द हैं। इन तीनों को एक ही माना जाता है अक्सर। तो हमें इसके बारे में बताइए कि अस्थमा, दमा और निमोनिया में क्या फर्क है? सर देखिए, मुख्य रूप से जो श्वास की तकलीफ है उसमें 3 तरह की कैटेगरी हैं। या तो उसको अस्थमा होगा या उसको दमा होगा या उसको निमोनिया होगा। पहले अपन बात करें दमा की, तो दमा की बीमारी के लिए अगर 40 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, धूम्रपान करने वाला व्यक्ति है और उसके सांस में तकलीफ हो रही हो। दूसरी बात, जो 40 साल है और 40 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति हो, धूम्रपान कर रहा हो और उसने कहीं खेती में काम किया हो, किसी माइनिंग में काम किया हो या कोई टीबी का रोगी हो, तो इन रोगियों में दमा रोग की संभावना होती है। यानी सांस लेने में तकलीफ हो तो उसे दमा कहा जाता है। और एक व्यक्ति जिसको रात को श्वास छोड़ते समय सीटी की सी आवाज़ आना, मौसम में बदलाव और धूल के संपर्क पे आने पे सांस की तकलीफ होना और उसके खुद को या परिवार के किसी सदस्य को एलर्जी होना, तो ऐसे श्वास के रोगी को अपन अस्थमा वाली कैटेगरी में रखेंगे। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बुखार आ रखा हो, तो उसको अपन निमोनिया की कैटेगरी में रखेंगे। ऑलराइट सर। और सर, मुख्यतः जो है वो अस्थमा के बारे में जो है वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो है वो की जाती है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि अस्थमा होने के जो है वो कारण क्या होते हैं, किस वजह से अस्थमा की बीमारी होती है? अस्थमा का सबसे जो मुख्य कारण है वो आनुवंशिक होता है। अगर परिवार या उसके परिवार के माता पिता में से किसी को अगर एलर्जी है तो उस बच्चे में वो एलर्जी के लक्षण आ जाते हैं। दूसरा, उसके अलावा उसमें अगर धूल सबसे बड़ा मुख्य कारण जो अस्थमा का है वो उसके पीछे धूल है। धूल से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। और अपने जो राजस्थान का है तो अपन यहाँ पे धूल के संपर्क में, वातावरण के बदलाव में, ठंडे मौसम के दौरान अस्थमा का अटैक हो जाता है। दूसरा, जो प्री टर्म यानी समय से पहले जन्मे हुए बच्चे, जो सिजेरियन ऑपरेशन से जन्मे बच्चे हुए, उनमें अस्थमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा मोटापा जिन बच्चों में है या जिनमें मोटापा है, जो स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों में। और इसके साथ साथ जो अभी वायु प्रदूषण जो बढ़ा है, आधुनिकता की ये जो दौड़ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये हो रखा है, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, इसका भी बहुत अहम रोल है अस्थमा को बढ़ाने में।
वहीं सर जब किसी बीमारी की बात आती है तो खाने की, फूड की बात ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ऐसे में अस्थमा का जो रोगी होता है उसके लिए खाना किस तरीके का होना चाहिए और क्या उसे कुछ अवॉइड भी करना चाहिए खाने में? सर देखिए, अस्थमा है, इसमें जितनी भी है कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से रिच फूड हैं, जैसे फल हैं, वो ज़्यादा खाने चाहिए। और उसको अपने जो जंक फूड है, स्पाइसी फूड है, इनसे उसको परहेज रखना चाहिए। ऑलराइट। और सर अस्थमा जो है वो बीमारी को क्या अवॉइड किया जा सकता है, कि कोई होने से रोक सकता है? और यदि कोई उसे अवॉइड कर सकता है तो वो क्या तरीका हो सकता है जिससे अस्थमा हो ही ना? सर देखिए, अस्थमा है मेनली आनुवंशिक रूप से डिसाइड होता है, लेकिन इसको काफ़ी हद तक अपन रोक सकते हैं, क्योंकि अगर जिन चीज़ से अपने को एलर्जी है और उनको बोलते हैं ट्रिगर, तो अगर अपन ट्रिगर के एक्सपोज नहीं हो, उसके संपर्क में नहीं जाए, जैसे किसी बच्चे को धूल से है या कोई पर्टिकुलर परागकण है, किसी पौधे के फूल हैं उससे है, तो वो उनकी संपर्क में कम से कम आए, तो उसे अस्थमा का अटैक कम पड़ेगा और धीरे धीरे करके उसकी एलर्जी है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो अपन ये है कि जिस चीज़ से अपने को एलर्जी है, जो ट्रिगर पॉइंट है, उनसे हम बचें। और अस्थमा को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है अगर अपन चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका नियमित इलाज रखें, तो अस्थमा को 100% चिकित्सकों द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है और वो अस्थमा का रोगी नॉर्मल जीवन जी सकता है। ऑलराइट। वहीं पर सर कुछ भ्रांतियां भी होती हैं हर बीमारी को लेकर, तो अस्थमा को लेकर भी कुछ भ्रांतियां हैं, उनके बारे में आप हमें बताइए कि किस तरह की भ्रांतियां हैं और कैसे इनका जो है वो सही जवाब आप देंगे। देखिए, अस्थमा हो चाहे दमा हो, इसके लिए सबसे सुरक्षित, सबसे कारगर, सबसे कम साइड इफेक्ट वाली दवाई इनहेलर है। लेकिन इनहेलर के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में, समाज में कुछ भ्रांतियां हैं कि इनहेलर को अगर आप लेना, इनहेलर को अपन राजस्थानी भाषा में कहें कि खींचने के कैप्सूल या स्प्रे, तो उसको लेने से की भ्रांति है कि उसको लेने से फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उसको लेने से फिर आदत हो जाती है, फिर उनसे छुटकारा नहीं मिलता। तो ये सब भ्रांति है। अगर वर्तमान में जो मेडिकल साइंस है वो इतने आगे तक पहुंच गया है, तो इसकी सबसे कारगर जो दवा की बात करें तो वो इनहेलर है। क्योंकि जैसे आँख में आई ड्रॉप होती हैं, स्किन पे लगाने, चमड़ी पे लगाने की क्रीम होती है, वैसे ही इनहेलर है। ये क्या है कि सीधा श्वास के थ्रू फेफड़े में जाता है, वहाँ पे अपना असर दिखाता है और वो सांस द्वारा ही बाहर आ जाता है, पूरे शरीर में इसका कोई नुकसान नहीं होता। और इनहेलर के द्वारा जो दवाई की मात्रा ली जाती है वो भी बहुत कम जाती है शरीर में, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको लेने से फेफड़ों को नुकसान हो जाएगा। आज की बात करें तो इनहेलर है वो सबसे सुरक्षित, सबसे कारगर, सबसे कम साइड इफेक्ट वाली दवाई है जो अस्थमा को और दमा को पूर्णतया ठीक कर सकती है। और सर वहीं जाते जाते आप जो हमारे लिसनर्स हैं या व्यूवर्स हैं, उनमें से भी किसी ना किसी को जो है वो ये बीमारी हो सकती है या फिर उस किसी जानने वाले को ये हो सकती है, तो ऐसे में अस्थमा रोगियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई, अस्थमा जो रोगी हैं उनको जो जिन चीज़ से उनको एलर्जी है, जैसे जिसको ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं, उनसे वो बचें और चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित रूप से इनहेलर का उपयोग करें। और इनहेलर सबसे सुरक्षित दवाई है और अस्थमा को चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाइयों इनहेलर का उपयोग करके पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है और आप अपना नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। और इस खास चर्चा में आज हमने बात की अस्थमा बीमारी के बारे में। डॉक्टर कैलाश राड, सीनियर फिजिशियन और अस्थमा रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर BDK अस्पताल झुंझुनू से हमारे साथ में जुड़े हुए थे। और सर थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू। और ऐसी ही कुछ खास बातें और कुछ खास कार्यक्रम लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर, मेरे यानी RJ कविश के साथ। नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।